गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। ओके, चलिए शुरू करने से पहले पिछले हफ्ते का कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? ओके देन, तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3। अब वापस एनाटॉमी के तरफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी क्या होता है, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। ये लंबा चैप्टर है, हम लोग 2 लेक्चर में करेंगे और आपके बुक में भी ये 2 चैप्टर में है। पहला जो चैप्टर है, जो पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, दिस इज सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का क्या कॉम्पोनेंट्स होता है, वो सब करेंगे। और फिर अगले हफ्ते हम लोग टिश्यू के लेवल पे करेंगे। नेट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। ओके, आप लोगों को दिख रहा है? अब दिख रहा है? ओके, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कर रहे हैं। आज हम लोग बस पार्ट 1 करेंगे सेल लेवल पे। इसमें जो टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे वो कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है या? ओके, आप लोगों को स्लाइड्स दिख रही है ना? ओके, हाँ, तो फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी करेंगे, सेल करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, और फिर अलग अलग सेल का कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, सेल एक्सटेंशंस क्या होते हैं। फिर एक बार हम सेल के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर कुछ और चीजें करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल के अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल्स का, सेल का डेथ कैसे होता है, एक बार जब सेल मैच्योर हो गया फिर उसका क्या होता है। और उसके बाद फिर डिफरेंट फेजेस हम लोग ये वाले चैप्टर में नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में करेंगे, बट वील डू ट्रांसपोर्टेशन तक। ओके, तो ये वाला स्लाइड हमारा पहले चैप्टर से, जहां पर हमने किया था कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ह्यूमन बॉडी है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे एटम्स, एटम्स बनाए, मॉलिक्यूल्स, हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, एंड देन फिर वो ये ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल साथ में मिलकर पहले ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। कई सारे ऑर्गेनेल्स एक सेल के अंदर बना के एक सिंगल सेल बनाते हैं। फिर बहुत सारे सेल्स मिलके एक टाइप का टिश्यू बनाते हैं। अलग अलग टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके पूरा ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। तो सेल जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। और फंक्शनल यूनिट से हमारा मतलब है कि सेल काफी बार इट कैन जस्ट सर्वाइव बाय इटसेल्फ। वो अपना एक छोटा सा फैक्ट्री अपने में ही है, वो अपना पूरा न्यूट्रिशन क्या करना है उसका खुद का साइकिल रहता है। तो एज अ फंक्शनल यूनिट इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इससे छोटा यूनिट एटम और मॉलिक्यूल्स भी है, पर वो पूरा अपना सारा फंक्शंस नहीं प्रोवाइड कर सकता है खुद से, इसलिए हम स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। इसका जो साइज है इट वेरीज फ्रॉम 4 माइक्रोन टू जो बड़े सेल्स रहते हैं दैट इज 80 माइक्रॉन्स। और सेल का जो स्टडी होता है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। मेन जो सेल्स के कंपोनेंट्स है, जो उसका बाहर जो मेम्ब्रेन रहता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बीच में जो एक बड़ा सा ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, और जो फ्लूइड जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ दी सेल्स में ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। इन अ यूकैरियोटिक सेल जो दो जो एवोल्यूशनरी जो और पुराना प्रोकैरियोटिक सेल रहता है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स नहीं रहते हैं, उसमें कुछ और कंपोनेंट्स रहते हैं। बट ह्यूमन बॉडी
इज मोर इवॉल्व्ड, हमारे सारे सेल यूकैरियोटिक सेल्स और उन सब में ये वाले सारे कैरेक्टर्स रहेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके देन, तो सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सेल का जो आउटर कवरिंग रहता है वो पूरा सेल मेम्ब्रेन है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड, हमारे बॉडी के फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। तो जैसे ब्लड वगैरह में जो हमारा आरबीसी है वो सेल्स है, आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रासेल्यूलर है, लेकिन बाहर जो प्लाज्मा जिसमें सारे आरबीसी ऐसे तैर रहे हैं वो वाला हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन, मतलब तीन उसमें हमें जोन्स दिखते हैं। ये एक रफ जो यहाँ पर बना हुआ है वो हमारा एक रफ डायग्राम है कि देखने में ऐसे ये तीन लेयर का दिख रहा है, एक ऊपर एक लेयर है, नीचे लेयर है और एक बीच में जो लेयर है। जो बीच का पूरा पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक लेयर है, वहां से वो पानी को वो रिपेल करता है। बट हमारा सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो लेयर है वो हाइड्रोफिलिक है, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एक तरफ रहेगा, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एक दूसरी तरफ रहेगा, और बीच में हमारा सेल मेम्ब्रेन रहता है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक चीज आपको याद रखना है कि कॉम्पोजिशन में इट इज 55% प्रोटीन्स, 40% लिपिड्स जो हमारे फैट है, और 5% कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा बहुत कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो भी जो हमारे प्रोटीन से अटैच्ड है, बट मोस्ट ऑफ इट इज लिपिड, और उसके बीच में जो प्रोटीन के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। ये थोड़ा सा और वेल डिफाइंड डायग्राम है। जो आपको जो ये सारे पिंक वाले जो लेयर दिख रहे हैं ये हमारा फैटी एसिड लेयर है, और उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहते हैं। जो मेन जो लिपिड जो सेल बनाता है दैट इज द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, एक ऊपर से एक नीचे से। और वो जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे गोल से एक हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है, और उसके नीचे जो दो निकल रहे हैं वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को रिपेल करते हैं। तो सारे हाइड्रोफोबिक एंड्स एक दूसरे के तरफ चले जाते हैं, और हमारे जो हाइड्रोफिलिक है जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं वो या तो बिल्कुल ऊपर रहेगा या बिल्कुल नीचे रहेगा। जो हमारे येलो जो इसमें आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर ऑल प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स अलग अलग टाइप के रहते हैं। जो सॉरी, जो पूरा जो हमारा जो इंटेग्रल प्रोटीन रहता है वो पूरे सेल मेम्ब्रेन को पूरे तरह से इट इज इंटीग्रेटेड इन बिटवीन, मतलब वो जो हमारा लिपिड लेयर है उसके बीच में प्रोटीन इंटीग्रेट हुआ है, दैट इज द इंटीग्रेटेड इंटेग्रल प्रोटीन। नाउ दैट कैन बी ट्रांस मेम्ब्रेन, अगर वो ऊपर से नीचे पूरे मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है तो इट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर बस वो एक तरफ या तो ऊपर या नीचे है देन इट इज अ सरफेस प्रोटीन, क्योंकि वो पूरा अक्रॉस नहीं है। काफी सारे हमारे प्रोटीन जो अगर वो फैट से अटैच्ड है या कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड है तो फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। ग्लाइको कम्स फ्रॉम जो हमारा ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है। तो ये जो सारे ऐसे जो येलो वाले डॉट्स वो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है। थोड़ा सा जो दिस इज व्हाट जो हमारा 5% कार्बोहाइड्रेट बना रहा है सेल में, नहीं तो मोस्ट ऑफ इट इज प्रोटीन। और जो फॉस्फोलिपिड है हमारे, सो प्रोटीन ये बीच बीच में इंटीग्रेट हुआ। मेन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा मेजर लिपिड इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर, एंड बीच में कोलेस्ट्रॉल इज अनदर मेजर लिपिड। कोलेस्ट्रॉल सारे फॉस्फोलिपिड्स को साथ में पैक करके रखता है कि वो
पैक करके रहे। तो लिपिड हमारा स्ट्रक्चर बनाया, प्रोटीन उसमें सारे कंपोनेंट्स बनाए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बस छोटे छोटे पोर्शंस जो प्रोटीन से अटैच्ड है टू मेक द ग्लाइकोलिपिड। इस स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन? आप पूछ रहे मैम? आप है और एक बार अच्छा ठीक है। तो हम ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये हमने एक छोटा सा स्क्वायर पीस सेल मेम्ब्रेन का काटा है। ऐसे ही ये पूरा गोल सा फुटबॉल जैसा रहेगा, ठीक है ना, चारों तरफ से। बट द एंटायर, जैसे फुटबॉल में हम लोग जैसे हवा भरते, जो ऊपर का जो लेयर है उसको इमेजिन करिए कि वो इस स्ट्रक्चर से है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखने में जब हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसे 3 लेयर जैसा दिखता है। जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, पिंक है, बीच में एक लाइट लेयर है और फिर एक और पिंक लेयर है। तो ये जो 3 ऐसे कलर्स दिखते हैं, इसको हम लोग ट्राई लैमिनर कहते हैं, क्योंकि 3 हमें डिफरेंट शेड्स दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जो लेयर है मेन, उसमें हमारा 55% अराउंड 50% प्रोटीन है, 45% लिपिड्स है और 5% कार्बोहाइड्रेट है। तो मेन जो स्ट्रक्चर है, इट इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स जो फैट हुआ, और प्रोटीन जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है। लिपिड्स हमारा मेन, जो आपको ये छोटा छोटा पिंक पिंक जो सब साथ में है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड 2 लेयर बनाता है, उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहते हैं। ये जो बॉल और उसमें से 2 स्ट्रिंग ऐसे निकल रहे हैं ना, एक एक आपका, जो ये अलग अलग एक एक फॉस्फोलिपिड साथ में ऊपर से आता है और नीचे से आता है। दोनों का जो टेल एंड है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी के अगेंस्ट आता है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ अलाइन कर लेता है। और जो पिंक वाला जो छोटा छोटा बॉल जैसा है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, वो पानी को अट्रैक्ट करता है। तो जो ऊपर के साइड रहेगा वो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साइड रहेगा, और जो नीचे के साइड रहेगा वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साइड रहेगा। प्रोटीन हमारा फैला हुआ है, इस पूरे लिपिड लेयर के बीच में प्रोटीन अलग अलग फैला हुआ है। कुछ प्रोटीन बस ऊपर है या बस नीचे है, जो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन दिख रहा है, ये बस ऊपर या नीचे है। लेकिन कोई कोई प्रोटीन जो है वो पूरे लेयर, पूरे थिकनेस के थ्रू जाता है, और वो हमारा इंटेग्रल प्रोटीन है। वो हमारा प्रोटीन चैनल भी है, क्योंकि कोई कोई जो है वो ऐसे टनल जैसा बना देता है, जिसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। वो हमारे प्रोटीन चैनल्स बनाते हैं। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इमेजिन करने के लिए, मान लीजिए ये कि फुटबॉल जैसा आपका सेल है, अंदर जो हवा जो भरा हुआ है फुटबॉल में, वो सब आपका इंट्रा सेल्यूलर स्पेस है। और जो एक्चुअल जो फुटबॉल का लेयर हुआ हर तरफ से, वो पूरा 3 लेयर, इसको ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कार्बोहाइड्रेट जो बहुत कम हमारा 5% है, वो जो ऐसे वाई शेप का आपको दिख रहा है ना ऊपर, छोटा छोटा जो येलो कलर का, पर्पल कलर का, उसको वो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। दैट इज जस्ट, उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। वो या तो फैट से अटैच रहता है या प्रोटीन से अटैच रहता है। कोलेस्ट्रॉल जो दूसरा हमारा मेजर लिपिड है, वो सारे फॉस्फोलिपिड को बांध के रखता है। तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मेन फैट है जो स्ट्रक्चर दे रहा है, प्रोटीन है जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो हम लोग को होल्स बना रहा है सेल मेम्ब्रेन में, जिससे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। या फिर हर प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन है, कुछ सरफेस के तरफ है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, वो प्रोटीन है। और बाकी कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा क्लियर हुआ? समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा? ओके, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या होता है, जो हमारा लिपिड बायलेयर है उसको हम लोग सेमी परमिएबल इन नेचर कहते हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि ये मोस्टली फैट का बना हुआ है, जो भी सब्सटेंसेस फैट में सॉल्युबल है वो आराम से मिक्स हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सब अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में है, तो वो क्योंकि फैट सॉल्युबल है, वो आराम से
हमें चैनल का जरूरत नहीं है, खुद से पास हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रासेल्यूलर स्पेस में। लेकिन जो हमारे वाटर सॉल्युबल चीज रहते हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो आराम से नहीं जा सकता है, मोस्टली बिकॉज हमारा बीच का जो लेयर है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो अगर कुछ वाटर सॉल्युबल चीज हमारा सरफेस तक अटैच भी हो जाए, वो पूरे लेयर को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता है। उसके लिए हमें स्पेशल चैनल्स चाहिए, और वहां पर हमारा प्रोटीन काम आ जाता है। जो प्रोटीन जो चैनल्स बनाता है, उसका मेन फंक्शन यही है कि जो चीज डायरेक्टली नहीं जा सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको ये चैनल्स वगैरह चाहिए, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट मटेरियल चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए जो उसको बाहर से अंदर ले जाएगा। अब इसलिए क्योंकि कुछ चीज जा सकता है, कुछ चीज नहीं जा सकता है, इसको हम लोग सेमी परमिएबल इन नेचर कहते हैं। मतलब नॉट कंप्लीटली परमिएबल मतलब हर चीज जाएगा, इम्परमिएबल इज मतलब कुछ भी नहीं जाएगा, सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजें पास कर जाएंगे आराम से, कुछ चीजों को स्पेशल ट्रांसपोर्टर चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये चीज जो पहले हमने अभी डिस्कस किया उसी को हमने किया। जो प्रोटीन लेयर जो है उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन जो पूरे विथ, जो पूरा मतलब चौड़ाई है आपका सेल मेम्ब्रेन का, उसको कवर करता है। उसमें कुछ रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स जो है वो बस हमारे हार्मोन वगैरह जो ब्लड में है या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, उनको अट्रैक्ट करके अटैच करता है। पोर्स या चैनल जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कोई कोई हमारे कैरियर प्रोटीन रहते हैं, तो वो बाहर किसी सब्सटेंस से अटैच करेंगे और वो प्रोटीन खुद ट्रांसपोर्ट होके अंदर हमारे सेल में छोड़ेगा वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उनको हम लोग कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। कुछ पंप्स होते हैं। तो लास्ट में हम लोग एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट बेसिकली वो एनर्जी यूज कर कर सर्टन थिंग्स को मूव करते हैं बाहर के स्पेस से अंदर के स्पेस में, या फिर अंदर के स्पेस से बाहर के स्पेस में। उसके अलावा प्रोटीन का एक और फंक्शन है सेल अडेशन। मान लीजिए एक सेल एक फंक्शन है, दूसरा सेल दूसरा फंक्शन है, दोनों साथ में दोनों को अटैच करने के लिए भी ये जो कोई कोई जो सरफेस प्रोटीन्स वगैरह है वो सब उस काम में आते हैं। सेल सेल अडेशन के लिए, या सेल को बस बाहर के आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से उसको अटैच करके रखने के लिए। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो पूरा इंटेग्रल नहीं, वो पूरा मतलब धसे हुए नहीं रहते हैं चौड़ाई में, वो बस ऊपर या नीचे सटे हुए हैं जो लिपिड लेयर है उसमें, वो पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि स्पेक्ट्रिन एक स्पेशल टाइप का इंटेग्रल प्रोटीन रहता है। तो स्पेक्ट्रिन जो है ये आरबीसी में ऐसे चौड़ाई में पूरा रहता है, और वो इलास्टिक है। जो प्रोटीन है वो शेप देता है आरबीसी का। तो आरबीसी का जो बाइकॉनकेव हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर आप आरबीसी मॉलिक्यूल को देखिएगा तो फिर वो दोनों तरफ से ऐसे सी जैसा, मतलब बीच से वो पतला रहता है और साइड से चौड़ा रहता है। जैसे ये जो फोटो है ना, वैसे हमारा मॉलिक्यूल रहता है आरबीसी का। और जब वो स्पेक्ट्रिन हमारा नहीं रहता है तो वो ये वाला शेप नहीं दे पाएगा सेल को, और सेल बिल्कुल गोल बॉल की तरह हो जाता है। ये जो है इट इज अ डिसऑर्डर। अगर किसी के बॉडी में स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नहीं बन रहा है तो उनका आरबीसी, ये वाले फोटो में जो आप देखिएगा, सेकंड वाले फोटो में जो पहला जो बाइकॉनकेव वो नॉर्मल है, और ये जो गोल सा है दैट इज अ स्फेरोसाइट, वो एक एबनॉर्मल आरबीसी है। और उसके चलते वो जल्दी मर जाता है, आरबीसी अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। और जब ये डिसऑर्डर रहता है, इट्स अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, इसको हम लोग हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं। तो बेसिकली मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब कि जो छोटे छोटे एक एक प्रोटीन आपके एक एक सेल में है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ मिसिंग है तो फिर इट कैन कॉज अ डिजीज और अ डिसऑर्डर इन द बॉडी। ना जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो है सेल का, जो हमारा काफी कम है, इट्स जस्ट 5%, वो बेसिकली प्रोटीन और लिपिड से अटैच कर कर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और मेन फंक्शन उसका है कि वो अलग अलग सेल्स को या तो अटैच करने में हेल्प करता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को बस टाइट फंक्शन उसको सटा के रखने का काम करता है। कभी कभी इट्स पार्ट ऑफ द रिसेप्टर। सब कोई जो प्रोटीन्स जो रिसेप्टर रहते हैं हार्मोन के लिए,
उसका पार्ट भी हो सकता है कोई छोटा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का। तो मेन फंक्शंस, पहला प्रोटेक्शन है। अगर आपका जितना सेल ऑर्गेनेल्स और जो भी फंक्शन है, इट्स अ बाउंड्री वॉल, राइट? लाइक वो बाउंड्री वॉल जैसा हुआ तो मेन फंक्शन उसका प्रोटेक्शन हुआ। सेकंड, क्योंकि वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, इससे सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या जाए क्या नहीं जाए। तीसरा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है। कभी कभी बिकॉज ऑफ जो रिसेप्टर्स है, जो इंटेग्रल प्रोटीन है, वो लोग स्पेसिफिक चीज को एब्जॉर्ब करते हैं सेल के अंदर। सेल को जिस कंपोनेंट की जरूरत है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए एब्जॉर्प्टिव हुआ। और एक्सक्रीटरी भी है। सेल के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल के बाहर फेंकने का भी काम हमारा सेल मेम्ब्रेन करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स या चैनल्स, जो प्रोटीन चैनल्स है उसके साथ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए हमारा सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है। तो बस डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद से बाहर निकल जाएगा सेल के और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, प्लेन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अनदर फंक्शन। और बिकॉज इट इज द बाउंड्री वॉल, इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज। जैसा हमने आरबीसी में देखा कि समथिंग लाइक स्पेक्ट्रिन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, वो शेप देता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपका शेप चेंज हो जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कोई क्वेश्चन? कुंदन सर अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो आप बता दीजिएगा ना, हमको ठीक से क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा है कोई पूछ रहा है कि नहीं। ओके मैम। ओके, ठीक है। ओके, अब ट्रांसपोर्ट के बारे में, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सबसे पहला है पैसिव चैनल। पैसिव चैनल मतलब क्या हुआ कि बस एक टनल जैसा चैनल बना हुआ है आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसमें जो कंपोनेंट्स है वो खुद से ट्रैवल करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई कंपोनेंट, कुछ अगर सोडियम पोटेशियम कोई चैनल है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो बस पैसिव, वो बस अपने कॉन्सेंट्रेशन के चलते अगर कोई एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड पैसिव चैनल। जो बड़े बड़े हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं, वो सर्टेन, वो हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं सेल के अंदर, जो मतलब थिंग्स दैट आर मच बिगर दैन व्हाट कैन गो थ्रू अ चैनल। तो अगर कोई बड़ा सा बैक्टीरिया है जो सेल खाना चाह रहा है, या कोई बड़ा सा फूड मटेरियल है जो सेल खाना चाह रहा है, और वो हमारे चैनल में फिट नहीं हो रहा है, तो उसको खाने के लिए देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस, वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। बट उसको हम लोग या तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जब सेल मेम्ब्रेन गोज अराउंड दैट थिंग एंड मेक्स अ वेसाइकल, तो ये हम लोग देखेंगे। दूसरा है स्पाइनोसाइटोसिस, सेम चीज, एंडोसाइटोसिस, स्पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये तीनों है सिमिलर प्रोसेस, बट उसका नाम डिफरेंट है, जस्ट बेस्ड ऑन किस चीज को सेल एनगल्फ कर रहा है उसके लिए। और एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो सिमिलर, बस एक्सोसाइटोसिस में हम लोग सामान सेल के अंदर से बाहर पहुंचा रहे हैं, और बाकी तीनों में हम लोग सामान बाहर से अंदर ला रहे हैं। ये वाले डायग्राम में सबसे पहला जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वो जो किसी चीज को, सॉलिड पार्टिकल, जो बाहर एक रेड कलर का पार्टिकल है, उसको हम सेल के अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टिकल इतना बड़ा है कि वो किसी प्रोटीन चैनल के थ्रू नहीं जा सकता, या फिर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन से नहीं जा सकता। तो जब कुछ बड़ा चीज हमको सेल के अंदर लाना है, तो सेल मेम्ब्रेन उसके अराउंड ऐसे प्रोसेस बनाता है, और उसके बाद फिर जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है वो कट कर अंदर आ जाता है। और ये जो अंदर जो वेसाइकल बना, ये अगर फूड या कुछ किसी चीज को खाया है, मतलब कोई बड़ा सा कंपोनेंट को सेल खाया है, उसको हम लोग फैगोजोम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यही चीज अगर बस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साथ हुआ, मोस्टली फ्लूइड, तो उसको हम लोग पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। और जो वेसाइकल है उसमें मोस्टली फ्लूइड्स रहता है, फ्लूइड्स में हम जो भी कंपोनेंट साथ में लेना चाह रहे हैं वो आ जा रहा है, हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पार्ट आ जा रहा है। और कभी कभी हम कोई स्पेसिफिक मटेरियल जब हमको चाहिए,
तो फिर वो रिसेप्टर जो है, जैसे हमको यहाँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से बस हमको ये स्टार्स को पिकअप करना है, तो हमारे जो स्पेशल रिसेप्टर्स है वो बस स्टार को अट्रैक्ट करेंगे और वो अलग होकर वेसाइकल बनाएंगे। तो दिस इज अ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जब हम किसी सामान को सेल के अंदर ले रहे हैं। यही चीज जब उल्टा हो जाता है, मान लीजिए सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल आपको बाहर पहुंचाना है, तो वो पहले सेल के अंदर एक वेसाइकल बनेगा। सबसे पहले वेसाइकल जाके सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा और फिर वो खुलकर वो हम सामान बाहर फेंक दे रहे हैं, उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बारे में कोई क्वेश्चन, एंडोसाइटोसिस के बारे में या फिर एक्सोसाइटोसिस के बारे में? कोई डाउट नहीं है मैम। ओके देन। तो अगला जो हमने सेल मेम्ब्रेन किया, अगला पार्ट जो हम कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म है। दिस इज द फ्लूइड, जो सेल के अंदर जो क्लियर फ्लूइड पोर्शन है उसको हम लोग या तो साइटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोसॉल कहते हैं। अब उसमें अगेन हमारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स है, और उसके अलावा जो हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल वो इलेक्ट्रोलाइट्स है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है। तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इन अदर वर्ड्स सेल के जो ऑर्गन्स हुए उनको हम लोग ऑर्गेनेल कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो बाहर के साइड रहता है उसको हम लोग पेरिफेरल एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो बीच में न्यूक्लियस के अराउंड रहता है उसको हम लोग एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म इज आइदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और सब साथ में मिलकर साइटोप्लाज्म बनाता है हमारा। जो हमारे ऑर्गेनेल्स उनको हम दो वे में डिवाइड करते हैं, कुछ के मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ के मेम्ब्रेन नहीं होते। जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, main ones that you have to know: endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, जो भी हमने पढ़ा, जो फैगोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, एक्सोसिटिक वेसिकल्स, ये सारे जो वेसिकल्स बनकर अंदर रहते हैं वो उन सब में मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से ही टूट के आया। हमारा न्यूक्लियस इज अनदर, यू नो, इट्स समटाइम्स कंसिडर्ड एन ऑर्गेनेल, बट वो मेन कंपोनेंट है, हमारा मेन ऑर्गेनेल। और जो नॉन मेम्ब्रेनस है वो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और राइबोसोम्स, ये सब में मेम्ब्रेन नहीं होता, ये बस बिना मेम्ब्रेन के हमारे सेल के अंदर रहते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसका एक वीडियो है जो हम दिखाएंगे आपको। ये दिख रहा है आप लोग को? Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell.
The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down the cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy. Okay. क्लोरोफिल के बारे में हम लोगों को नहीं करना है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया. बट बेसिक जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा समझ में आया. अभी हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. बट थोड़ा सा आइडिया मिला ना 3D वे में कि कैसे सेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स कैसे हैं. तो मेन जो हमें ऑर्गेनेल्स करना है वो बीच में हमारा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है और गोल्गी अपैरेटस जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, बट वो अलग से रहता है. यूजुअली इट इज नॉट अटैच्ड टू द न्यूक्लियस. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है, हर सेल में रहता है, जो एनर्जी बनाता है. राइबोसोम जो हमारा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, उसका मेम्ब्रेन नहीं रहता है. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है और फिर बाद में वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होके प्रोटीन बनाता है. लाइसोसोम जो हमारा वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करने वाला हमारा जो अलग अलग
छोटे से बॉडीज बनते हैं, उनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। और हर सेल में बस ऐसे हवा वाला कोई थोड़ा सा एरिया रहता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अलग अलग शेप देता है हमारे सेल का। ये एक और डायग्राम है न्यूक्लियस का। सबसे पहले न्यूक्लियस के बीच में जो है न्यूक्लियोलस, जहां पे हमारा राइबोसोम बनता है। जो हमारा डीएनए है वो पूरा यूजुअली न्यूक्लियस में हमेशा फैला रहता है और उसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल रिप्रोडक्शन होता है, बस उस टाइम पे जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। नहीं तो जिस सेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसमें वो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर फैला रहता है और हम उसको क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। न्यूक्लियस का जो मेन कॉम्पोनेंट्स है, न्यूक्लियर एनवेलप, अंदर न्यूक्लियोलस और हमारा क्रोमैटिन। और न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे हमारा सेल में साइटोप्लाज्म रहता है, जो फ्लूइड जेली जैसा जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें पूरा क्रोमैटिन फैला रहता है। बेसिकली इन सम वेज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सारा एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा कि सेल में हमारा क्या हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस करेगा। आरएनए सिंथेसिस करेगा। जो हमारा डीएनए है उससे पहले आरएनए बनता है एंड देन आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनता है। तो सेल को कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं किस टाइम पे वो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा और उस हिसाब से आरएनए बनाकर, मैसेंजर आरएनए बनाकर वो प्रोटीन बनाएगा। सेल डिवीजन कब होना है वो भी न्यूक्लियस से इनिशिएट होगा। अगर न्यूक्लियस डिसाइड्स कि नाउ द सेल नीड्स टू डिवाइड, हमारा क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में फॉर्म होएगा सेंट्रियोल से, और उसके बाद फिर हमारा सेल डिवीजन होएगा। हेरिडिटरी मटेरियल सब डीएनए में रहता है, डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, सो न्यूक्लियस इज आल्सो द स्टोरेज फॉर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और जब सेल डिवीजन होता है तो ट्रांसफरिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर न्यूक्लियस के थ्रू होगा। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी हमारे सेल मेम्ब्रेन की तरह इट इज पोरस, इट इज सेमी परमिएबल। कुछ चीजें आराम से निकल जाती है, कुछ चीजों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। ये वह न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बारे में कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूक्लियस से जो हमारा लगा हुआ जो ऑर्गेनेल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ऐसे नेटवर्क की तरह न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता है। अब हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ। जब उसमें राइबोसोम अटैच्ड रहता है तो उसको हम लोग रफ कहते हैं, और अगर नहीं है राइबोसोम अटैच्ड तो फिर हम लोग उसको स्मूथ कहते हैं। जहां पे राइबोसोम अटैच्ड है, राइबोसोम विल हेल्प विद प्रोटीन फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी इन्वॉल्व विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा लिपिड्स वगैरह सिंथेसाइज करता है, बट उसका एक मेजर फंक्शन इज आल्सो ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग वेसाइकल्स बनाकर उसको निकालना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरा वे ऑफ डिवाइडिंग इज कि उसमें ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स रहते हैं। जैसे नेटवर्क जैसा जो पूरा एरिया रहता है उसको ट्यूब्यूल्स रहता है, और जो अलग अलग डिटैच होके छोटे छोटे वेसाइकल्स बनाते हैं दैट इज अ माइक्रोसोमल वेसाइकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सिंथेसिस के अलावा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहा है उनको अलग अलग एंजाइम यूज करके डिस्ट्रॉय करना इज अनदर फंक्शन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, मोस्टली ऑन इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है स्मूथ मसल्स में, जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो मोस्टली कैल्शियम का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट, जो हमारा जो स्मूथ मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, और वो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये वाला स्पेसिफिक यूनिक एक्टिविटी है बस स्मूथ मसल्स में होएगा। अगला जो हमारा ऑर्गेनेल है विच इज वेरी सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है ये भी
वैसे ही इसमें भी ऐसे जो नेटवर्क जैसा सिस्टर्ने बना रहता है और अलग-अलग वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स है, पर ये न्यूक्लियस अटैच नहीं रहता है, ये फ्री फ्लोटिंग आपके साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। इसका मेन फंक्शन है, एक तो जो हमने देखा कि प्रोटीन को जो मेन उसका फाइनल स्ट्रक्चर देने का काम करता है और फिर उसको सेल के अलग-अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार जब प्रोटीन बन गया, उसको सेल के एक साइड से जहाँ पर उसका काम है वहाँ पहुँचाने का काम गोल्गी अपैरेटस उसमें आपका छोटा वेसिकल बनाएगा और फिर वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अम, अगर किसी चीज़ को हमें सेल के बाहर पहुँचाना है, तो उसमें भी हेल्प करेगा गोल्गी अपैरेटस। वेसिकल बनाकर, वो जो वेसिकल है, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से अटैच होएगा और फिर वो सामान को बाहर फेंकेगा, व्हिच इज़ एक्सोसाइटोसिस, जो हमने पहले किया था कि छोटे-छोटे वेसिकल्स जो बने सामान को लेके। एंड समटाइम्स वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर है, जो हम लोग अंदर नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे हैं, अंदर सेल के अंदर नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको वेसिकल में पैक कर सेल मेम्ब्रेन से सटाकर उसको हम लोग सेल के बाहर निकाल रहे हैं। दैट प्रोसेस इज़ एक्सोसाइटोसिस। तो इन सम वेज़ इट इज़ द पोस्ट ऑफिस कि जो मटीरियल सेल में आया उसको सॉर्ट करना कि किसको सेल के अंदर रहना है, किसको सेल के बाहर जाना है। और दूसरा शिपिंग डिपार्टमेंट, हमें इसको सेल के अंदर अगर कहाँ से कहाँ पहुँचाना है या सेल के बाहर किसी चीज़ को पहुँचाना है, ये सब हमारा गोल्गी अपैरेटस करता है। गोल्गी अपैरेटस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है। ये जो आपका एक चौड़ा साइड रहता है, वो जो चौड़ा वाला फेस रहता है उसको हम लोग ट्रांसफेस कहते हैं, और जो छोटा जिस साइड छोटे वेसिकल्स आ रहे हैं जहाँ से, उसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। सिस फेस में जो वेसिकल्स एंटर करते हैं और हमारे ट्रांस फेस से जो नए-नए वेसिकल्स बन रहे हैं वो निकल कर जाते हैं। अभी तक जो हमने किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, वो सब मेम्ब्रेन बाउंड है। जो वेसिकल्स, अलग-अलग टाइप के जो वेसिकल्स, मतलब बेसिकली छोटे-छोटे बैग्स या पाउचेस जैसे जो हमारे बॉडी है, वो सारे जो सेल के अंदर है, वो मेम्ब्रेन जो पहले से या तो सेल मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपैरेटस से डिटैच होके, थोड़ा-सा पार्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन वो डिटैच होके अंदर कुछ लेकर जो जा रहा है, उसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। और ये चीज़ जो हमने पहले किया, अगर उसके अंदर कोई सॉलिड फॉरेन मटीरियल है, या तो कोई फूड मटीरियल या फिर बैक्टीरिया, इट्स मोस्ट कॉमन विद बैक्टीरिया या वायरसेस, अगर उसको एनगल्फ कर हम एक वेसिकल बना रहे हैं, उसको हम लोग फैगोसोम कहते हैं। अगर हम सेल के बाहर का फ्लूइड लेकर उसको बना रहे हैं, तो वो पाइनोसाइटिक वेसिकल्स होता है। अगर हम वेसिकल सेल के अंदर बना रहे हैं और उसका फंक्शन है कि हमें सामान को सेल के बाहर भेजना है, तो इट्स एन एक्सोसाइटिक वेसिकल, क्योंकि वो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। और एक स्पेशल टाइप का जो वेसिकल होता है लाइसोसोम, उसके अंदर कोई एंजाइम होता है जो कि हमारे मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगा इन सम वेज, जैसे एसिड जैसा कि आप वेस्ट मटेरियल को हम लाइसोसोम के अंदर लिए और उस एंजाइम को हम लोग हाइड्रोलेज कहते हैं, क्योंकि वो सारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको तोड़ कर जो भी मटेरियल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो लाइसोसोम है उसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम है, वो सब्सटेंसेस को डिग्रेड करने के लिए, हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जैसा जो लाइसोसोम हुआ। कोई क्वेश्चन था क्या? कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। ओके, ठीक है। यही चीज वापस, अब लाइसोसोम जो होते हैं हमारे, ये हमारा जो वेस्ट प्रोसेस कर रहा है, लाइसोसोम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो डायग्राम यहाँ पर है, इसमें बैक्टीरियम आया सबसे पहले, और वो जो पहला जो बनाया, बस जो फॉरेन मटेरियल को लेके जो साथ में बना रहा है, दैट इज अ फैगोसोम। लाइसोसोम हमारा वेसिकल है जिसके अंदर एंजाइम है डिस्ट्रॉय करने वाला। जब लाइसोसोम फैगोसोम से अटैच हो जाता है, तो वो जो बड़ा वेसिकल बनता है उसको हम लोग कभी कभी कहते हैं फैगोलाइसोसोम, क्योंकि वो फैगोसोम है जिसमें हमारा फॉरेन मटेरियल है जिसको हमको डिस्ट्रॉय करना है,
और लाइसोसोम में वो एंजाइम है जो डिस्ट्रॉय करेगा। जब दोनों साथ में मिल जाता है, इट मेक्स द फैगोलाइसोसोम, और अंदर हमारा जो फॉरेन मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एक बार जो डिस्ट्रॉय हो गया, अब इसके अंदर कुछ जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है उसको हम सेल के बाहर फेंक रहे हैं बाय एक्सोसाइटोसिस। वो जाके अटैच हुआ सेल मेम्ब्रेन से और सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकला। तो लाइसोसोम को हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शरी लाइसोसोम। सो प्राइमरी लाइसोसोम इज जब गोल्जी अपैरेटस में जब बना, जो नया नया लाइसोसोम अभी बनकर गोल्जी अपैरेटस से निकल रहा है उसको हम लोग प्राइमरी कहे। जब वो अंदर फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में लुकिंग फॉर फॉरेन मटेरियल, देन वी कॉल इट सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम एक्टिव है, जैसे ही उसमें कोई वेस्ट मटेरियल आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तब सेकेंडरी है। और एक बार जब ये अटैच हो गया वेस्ट मटेरियल से या हमारे फॉरेन मटेरियल से, फैगोलाइसोसोम जो बन गया, तो उसको हम लोग टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। तो इन सम वेज लाइफ साइकिल की लाइसोसोम पहले छोटा सा जो है इट्स इन्फेंसी में जस्ट बना, दैट इज प्राइमरी। उसका एंजाइम मैच्योर हुआ तो फिर इट्स सेकेंडरी, एंड देन एक बार जब वो अपना एंजाइम यूज कर रहा है टू डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल, दैट इज टर्शरी लाइसोसोम। जो सबसे पहले जो बनता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, उसमें हमारा एंजाइम एक्टिव नहीं रहता है, इट इज अभी जस्ट वो बना ही है। जब एक बार एंजाइम एक्टिव हो जाता है देन इट बिकम्स द सेकेंडरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फंक्शंस हमारा अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो भी फॉरेन मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया आ गया बॉडी में, वायरस आ गया, सबको डाइजेस्ट करना, वो हमारा प्राइमरी फंक्शन है लाइसोसोम का। अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बना दिया सेल जिसका हमको जरूरत नहीं है, उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा लाइसोसोम। किसी किसी सेल में सिक्रीटरी लाइसोसोम्स होते हैं, तो वो लोग कोई एंजाइम्स बनाएंगे जो वो सेल के अंदर नहीं बट कहीं और यूज करना चाहते हैं, तो वो बस लाइसोसोम बना के सेकेंडरी लाइसोसोम स्टेज में सेल उसको हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बाहर छोड़ दिया या फिर दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया। एंड अगेन नर्सिंग पर्सपेक्टिव से आपका इसका क्या एप्लीकेशन है, इसमें भी अगर कोई गड़बड़ होएगा तो इट कैन कॉज डिसऑर्डर्स। अगर हमारे पास ये एंजाइम नहीं है जो हाइड्रोलेज जो डिस्ट्रॉय करता है सर्टेन मटेरियल को, अगर हम नहीं उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होएगा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारे सेल्स में कलेक्ट होता जाएगा। हर सेल में अगर वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो इट कैन कॉज सम डिजीजेस। और इसमें एक हेरिडिटरी डिजीज इज टे सैक्स डिजीज या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे एक एक सेल में डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इसलिए सेल्स में सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, एंड दैट कैन कॉज सीजर्स या मसल रिजिडिटी या ब्लाइंडनेस। ये सब टे सैक्स डिजीज के फीचर्स है। अब और हमारे ऑर्गेनेल्स, एक पेरोक्सीसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं ये अगेन इट इज सिमिलर टू लाइसोसोम, बट लाइसोसोम में जो एंजाइम था दैट वाज हाइड्रोलेज। पेरोक्सीसोम्स के जो एंजाइम्स रहते हैं उनको हम ऑक्सीडेज एंड कैटालेज कहते हैं। ये मोस्टली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आते हैं। अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल मॉलिक्यूल्स वगैरह हम लोग इंजेस्ट करेंगे तो उसको ऑक्सीडेशन कर जो डिटॉक्सिफिकेशन रहता है दैट इज डन इन द पेरोक्सीसोम्स। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर मतलब देखने में इट इज जस्ट लाइक अ वेसाइकल, एनी अदर वेसाइकल। सेंट्रोसोम ये एक और ऑर्गेनेल होता है, इसका मेन फंक्शन है ये न्यूक्लियस के पास रहता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हमने पहले भी पढ़ा कि जब सेल डिवीजन होने लगता है तो फिर क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देता है। हर स्पीशी का अपना स्पेशल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो है ये हमारे सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। तो जो 46 क्रोमोसोम उनको हमें दो सेल में 23 जब डिवाइड करना है, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल रहता है, वो क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करता है दो अलग अलग पोल में। तो मेन फंक्शन उसका है सेल डिवीजन में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं।
कोई भी काम करने के लिए सेल में एनर्जी चाहिए, कि जो हम इतना प्लान कर रहे हैं कि अब इसको इधर से इधर भेजना है, उसको यहाँ से वहां करना है, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज अ करेंसी। मतलब बेसिकली अगर आपको फैक्ट्री चलाना है तो हर चीज के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही सेल चलाना है उसके लिए हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी का करेंसी है दैट इज एटीपी। एटीपी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, विच इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सो इम्पोर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनए और आरएनए रहता है। तो न्यूक्लियस के अलावा दिस इज द ओनली अदर ऑर्गेनेल जिसमें हमारा डीएनए मटेरियल है। एंड जब सेल डिविजन होता है तो फिर दिस genetic material can be transmitted, so it can also transfer mitochondrial DNA जो information रहता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन 2 लेयर का स्ट्रक्चर रहता है। जो अंदर वाला जो है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, और बाहर वाला ओवल इज द आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक तो मैट्रिक्स है, अगेन जो जैसे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है वैसे देयर इज अ जेली लाइक मटेरियल इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारे राइबोसोम्स है और डीएनए मटेरियल है। हमारा इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ऐसे रहेगा, इसमें उसका जो शेप है ना ऐसे क्रश कर कर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर है। उसके चलते जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड दैट इज द पर्पस, क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड है, जो हमारा फंक्शन कर रहे हैं एनर्जी बनाने का या प्रोटीन बनाने का। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इंटरनल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, और उस वो जो स्ट्रक्चर्स जो बनाता है उसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस, हमारा टीसीए साइकिल। सो एटीपी जनरेट होने के लिए ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जब प्रोसेस हो रहा है, आप खाना खाए, कार्बोहाइड्रेट आपके सेल में पहुंचा, जब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो जो साइकिल है उसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल करते हैं। और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर उसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स बनाता है, और उसके बाद एक साइकिल में किस किस जगह पे एटीपी रिलीज हो रहा है। तो दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस एनर्जी। जो हम खाना खाए हैं उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इन द प्रोसेस हम लोग एनर्जी बनाते हैं, और ये पूरा फंक्शन हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट दोनों के मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस होएगा। जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इट्स मोस्टली एटीपी एंड देन टू अ स्मॉलर डिग्री जीटीपी। जीटीपी हमारा मेन नहीं है, मेन हमारा करेंसी ऑफ एनर्जी इज एटीपी, बट ये दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी एंड जीटीपी। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है, एंड अगेन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैल्शियम का काफी सारे सेल फंक्शंस में इट हैज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू डू, तो उसमें हेल्प करेगा। और ये चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मटेरियल रहता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो बस स्पर्म में देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ओनली फ्रॉम द ओवम। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है इट इज ओनली मैटरनल डीएनए। तो जो पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं ट्रांसमिट होएगा नेक्स्ट जनरेशन में, बस मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। जो न्यूक्लियस वाला जो हमारा मेन डीएनए है वो दोनों पेरेंट्स से आता है हाफ हाफ, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो बस मदर के एग से आएगा, ओवम से आएगा। इसलिए जो भी डिजीजेस मैटरनल या डिसऑर्डर्स मैटरनल डीएनए से रिलेटेड है वो बस मदर से ट्रांसमिट हो सकता है, वो फादर से नहीं ट्रांसमिट होएगा। ओके, लास्ट में हमारा अब जो साइटोस्केलेटन है, अभी तक हमने किया जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स थे, लेकिन बेसिक जो सेल का शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारा साइटोस्केलेटन से आता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
जो साइटोस्केलेटन, इसमें हमें 3 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर याद रखने। क्या हुआ? कुछ बोले क्या बंधन सर? क्वेश्चन था क्या कोई? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। हाँ, तो फिर 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, ये हमारे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर रहते हैं, बट बेसिकली दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। ये ना इलास्टिक रहता है नेचर में। और ये 2 टाइप का, किस तरह से अगर फोल्ड किया हुआ है प्रोटीन, उस हिसाब से वी कॉल देम अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। और ये ऑर्गेनेल्स को मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इलास्टिक जैसा है वो। अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट मटेरियल्स को सेल में मूव करने में हेल्प करेगा अपने कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। माइक्रोफिलामेंट्स जो है, ये 2 प्रोटीन के स्ट्रैंड को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होके बनते हैं, और ये थोड़े से ज्यादा, दिस इज नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल, ये मोर सपोर्ट के लिए है, जो आपका शेप करने में उसमें करता है। और एक्टिन फिलामेंट्स का एक इंपॉर्टेंट है कि मसल्स में दे हेल्प विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जो तीसरे हमारे जो मोटे वाले फिलामेंट्स रहते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए, उसको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। अब ये हमारे ऑर्गेनेल्स हुए। एक और चीज जो आपको जानना है वो है कि सेल का एक्सटेंशन, सेल का जो शेप रहता है, उस बेसिस पे देयर आर सर्टेन एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल। और जो 3 टाइप जो आपको जानना है, पहला है सीलिया, दूसरा फ्लैजेला और तीसरा माइक्रोविलाई। तो नीचे जो आपको 2 सेल है, एक जो पहला वाला वो माइक्रोविलाई है, दूसरा वाला सीलिया है। सीलिया माइक्रोविलाई दोनों सेम रहता है, हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन, जैसे आप सेल को देखेंगे उसमें ऊपर ऐसे बाल जैसे पतला पतला, बट वो सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड हुआ हुआ रहता है। दोनों सिमिलर है। माइक्रोविलाई बहुत छोटा होता है, सीलिया उससे थोड़ा सा थिकर और थोड़ा सा लॉन्गर रहता है। सीलिया का मेन फंक्शन है कि वो सामान को मूव करने में, तो मेन जो आपके विंड पाइप में सीलिया रहता है, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, जो भी म्यूकस है या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, उसको मूव करने में, जो हमारे विंड पाइप में जाके सट रहा है, उसको झाड़ू जैसा वो एक डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये सारा सीलिया सारे सेल का साथ में एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये म्यूकस वगैरह को मूव करने में हेल्प करता है। यूट्राइन ट्यूब में भी सीलिया रहता है, तो जब ओवरी एग रिलीज करता है, उसको यूट्रस तक पहुंचाने का भी काम सीलिया करेगा। अगेन वो सारे सीलिया साथ में काम करके झाड़ू जैसा एक चीज को, एक जो बाहर है, सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर सीलिया नहीं मूव करेगा, देन अगेन इट्स अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग इमोबाइल सेलियरी सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपका जो ट्रेकिया या विंड पाइप का सीलिया काम नहीं कर रहा है, तो वो हम डस्ट मटेरियल्स, जो फॉरेन मटेरियल, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो देयर इज अ रिस्क कि बहुत सारा चेस्ट इन्फेक्शन होता रहेगा उस इंसान को। अगर उसका नहीं कर रहा है सीलिया काम, तो अगेन यूट्रस में एग विल नॉट गो फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है उस इंसान में इमोबाइल सेलियरी सिंड्रोम के चलते। माइक्रोविलाई इज सिमिलर टू सीलिया, बट वो छोटा और पतला, इट्स फाइनर देन, वो ज्यादा फाइन रहता है। और माइक्रोविलाई का फंक्शन उतना मूवमेंट नहीं कर कर, ज्यादा उसका फंक्शन है सरफेस एरिया बढ़ाना। तो हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई रहता है, और बेसिकली वो बस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, वो ज्यादा सरफेस एरिया में उससे न्यूट्रिएंट्स हम एब्सॉर्ब कर सके। तीसरा प्रोजेक्शन जो आपको जानना है वो फ्लैजेला है। फ्लैजेला जो है वो तीनों में सबसे लंबा प्रोसेस हुआ है। यूजुअली 1 या 2 ही फ्लैजेला एक सेल से निकलेगा, और ह्यूमन बॉडी में उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इज द स्पर्म। स्पर्म का पीछे से जो लंबा सा प्रोजेक्शन रहता है सेल से, वो बस मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। अब सेल का बेसिकली, जब सेल
हमेशा हम मतलब एवरी डे 24 आवर्स कई सेल हमारे बॉडी में मर रहे हैं और कई न्यू सेल बनते जा रहे हैं। और सेल जब दो टाइप से सेल डिस्ट्रॉय होता है, या तो अगर कोई इंजरी हुआ, सेल को कोई इंजरी हो गया, उसके चलते सेल अगर मर रहा है तो उसको हम लोग निक्रोसिस कह रहे हैं। कोई जब इंजरी होएगा तो कई बार सेल के अंदर का ही लाइसोसोम्स वगैरह या फिर बाहर का मटेरियल सेल को किल कर रहा है, दैट इज निक्रोसिस। इट इज अनप्रोग्राम्ड, मतलब वो प्लान्ड नहीं था, बस क्योंकि इंजरी हुआ देन वी नीड टू टेक आउट दिस डैमेज्ड सेल। और दूसरा जो तरीका है वो है एपोप्टोसिस। दिस इज प्रोग्राम्ड। हर सेल का सर्टेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहता है। जब वो सेल अपना लाइफ जी लिया तो खुद से it will destroy itself using the lysosomes, and that is called apoptosis. It's a natural programmed cell death. Yeah? So that is the difference between necrosis and apoptosis. Apoptosis is planned, natural. Necrosis is uncontrolled and unplanned. अभी तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। जो लास्ट चीज हम सेल में करेंगे वो हम सेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में करेंगे। अब सेल के अक्रॉस ये हमने पहले भी थोड़ा सा किया है, अलग अलग टाइप से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सबसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बस वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से होएगा। कोई चीज सेल के बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। मान लीजिए ऑक्सीजन सेल के बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन बस खुद से अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। या कार्बन डाइऑक्साइड, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो खुद से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप से होएगा, या तो सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इज फॉर फैट सॉल्युबल थिंग्स, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, जो भी हमारे फैट लेयर में मिक्स हो सकता है, वो कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन में जहां पर भी फैट है वहां पर वो खुद से हो जाएगा। उसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो प्रोटीन चैनल के थ्रू होएगा। तो इन सम वेज मान लीजिए कि हम बस पाइप अटैच्ड है सेल मेम्ब्रेन में, और अब पाइप में भी वो खुद ही से हो रहा है। जहां पर कम ग्लूकोज है, जहां पे ज्यादा है, ज्यादा ग्लूकोज से कम ग्लूकोज खुद ही से जा रहा है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन में हर जगह से नहीं जा सकता है, बस जहां पे प्रोटीन चैनल है वहां से जा सकता है। उसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं यूज होता है, वो बस अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, तो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो दूसरे टाइप का हमारा ट्रांसपोर्ट है, यूटिलाइजिंग एनर्जी, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसमें एटीपी यूज होता है। और इसमें कई बार एनर्जी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो हमारे सेल के अंदर बहुत सोडियम है, बाहर कम सोडियम है, लेकिन हम लोग को और सोडियम चाहिए सेल के अंदर, तो दैट्स व्हेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर जो हमारे रिसेप्टर्स है या हमारे ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स जो है, वो कम कॉन्सेंट्रेशन से सोडियम उठा उठा के अंदर भेज रहे हैं यूजिंग एनर्जी। इसमें दो टाइप जो आपको जानना है, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी लेके सीधा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और सेकेंडरी में क्या होता है कि या तो दो चीज साथ में जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, या दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम लोग सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या तो आयंस के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, आयोडीन, इसके लिए, और नहीं तो कभी कभी एमाइनो एसिड्स, यूरिया या ग्लूकोज के लिए भी यूज होता है। ये है डायग्राम जो अभी हम लोग बोल रहे थे। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, जो पर्पल बॉल से वो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और वो फैट सॉल्युबल मटेरियल है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, तो फिर वो बस पैसिव डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया। जो हमारा फैसिलिटेटेड है ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही है, लेकिन ये चैनल्स के थ्रू है। तो जब प्रोटीन के थ्रू हमारा ये ट्राइंगल या फिर ये ब्लू वाला बॉल्स जा रहा है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट बोथ सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एनर्जी नहीं यूज हो रहा है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग एनर्जी यूज कर कर, जैसे ये जो ऑरेंज स्क्वायर है इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। बाहर हम लोग का कम है ऑरेंज स्क्वायर, अंदर ज्यादा है, लेकिन हम लोग फिर भी और अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी यूज करके। दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। एक मिनट, इसका भी एक वीडियो है। Active transport is a type of cell transport that requires the input of energy in the form of ATP. The proteins that conduct this form of transport are often called pumps because they force molecules or ions to move from an area of low concentration to an area of high concentration. This is commonly referred to as against the concentration gradient. One of the more common examples of active transport is the sodium-potassium pump. The job of the sodium-potassium pump is to move sodium ions, or Na+, out of the cell, and potassium ions, or K+, into the cell. Let's take a closer look at how this happens. The sodium-potassium pump has binding sites for 3 sodium and 2 potassium ions. Let's follow the movement of the sodium ions first. After 3 sodium ions are positioned within the carrier protein, an ATP molecule is split, releasing phosphate. This phosphate binds to a location on the exterior of the carrier protein, causing the protein to change shape. As the protein changes shape, the 3 sodium ions are released to the other side of the membrane. Next, 2 potassium ions position themselves within the carrier protein, causing it to undergo another change in shape. In the process, the phosphate molecule is released. Once the phosphate molecule is released, the carrier protein expels the potassium ions into the interior of the cell. The carrier then resumes its initial shape, completing the cycle. Notice that for every 3 sodium ions leaving the cell, 2 potassium ions enter. Since both sodium and potassium ions have a positive charge, this unequal movement causes an electrical gradient to develop across the plasma membrane of the cell. A number of cellular processes, including the generation of nerve impulses, use this electrical gradient. ये ओके, तो ये था कैसे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। बट बेसिकली ये एनर्जी यूज कर कर, ये जो हमारा पहला वाला यहाँ पर है पंप, वो सोडियम पोटेशियम है। सोडियम को हम लोग सेल के बाहर कर रहे हैं, पोटेशियम को अंदर कर रहे हैं, और दोनों साथ में हो रहा है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग एंटीपोर्ट कहते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सोडियम बाहर गया, पोटेशियम अंदर आया। और इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, क्योंकि एटीपी भी यूटिलाइज कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल इज हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये लोग एटीपी यूज कर कर अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं। इट्स एन एंटीपोर्ट। नाउ देयर इज अनदर वन कॉल्ड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट में ये भी हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बट इसमें हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो जब सोडियम हमारा अंदर मूव कर रहा है, वो अपने साथ ग्लूकोज को लेकर आ रहा है। सोडियम इज कपल्ड, इसको हम लोग कह रहे हैं कि साथ में ग्लूकोज के साथ वो साथ में आया, तो या तो उसको हम लोग सिम्पोर्ट कहते हैं या फिर हम लोग इसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। किडनी में ये चीज होता है, इसको हम लोग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर कहते हैं, या फिर SGLT ट्रांसपोर्टर, वो उसका दूसरा नाम है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो इट इज एंटीपोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट, और सेम डायरेक्शन हुआ तो सिम्पोर्ट
या को ट्रांसपोर्ट। ये तो हमने कर लिया। बस ये हमारा चैप्टर 3 था। कोई क्वेश्चंस इसके बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया ऑर्गेनेल्स कैसे रहता है, ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है? ओके, गुड। अब जाके आप लोग घर पे चैप्टर भी पढ़िए, फिर कोई क्वेश्चंस आएगा तो फिर हमको बताइए। अगली बार हम लोग इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग जो अलग अलग टाइप के टिश्यू रहते हैं कि प्राइमरी टिश्यूज क्या है, एपिथेलियल क्या होता है, अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसके बारे में हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है?